नमस्कार, सिटी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, इन दिनों देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में लगातार उपलब्धियों का क्रम जारी है और आगे आने वाले नए साल यानी कि 2015 में कौन कौन से नए संकल्प के साथ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अपने कदम बढ़ाने वाला है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सिटी न्यूज के स्टूडियो में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के सम्मानीय कुलपति डॉक्टर डीपी सिंह साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज के इस खास। धन्यवाद जी सर, से हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीता साल कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियों को जो है इंदौर के इतिहास के साथ जोड़ करके गया और खास तौर पर मध्य भारत में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का नाम जो है रोशन करके गया। किस तरह से 4 सितारा दर्जा प्राप्त देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी लगातार जो है उपलब्धियों के क्रम को जारी रखते हुए अब ए ग्रेड यूनिवर्सिटी के तौर पर अपनी पहचान पूरे देश में अंकित कर चुकी है और आने वाले नए साल में कौन कौन सी बड़ी योजनाओं के साथ सम्मानीय कुलपति जी अपने कदम बढ़ाने वाले हैं। सर, सबसे पहले बीते साल की बहुत सारी खट्टी मीठी यादें होंगी जी। और बहुत सारी चुनौतियों को पार करने के बाद उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। इन तमाम उपलब्धियों को आप कैसे याद करते हैं, कैसे साझा करना चाहते हैं? सर, मुझे बहुत प्रसन्नता है आपके स्टूडियो में आकर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बारे में, बीते साल के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, भविष्य के संकल्पों के बारे में आपके माध्यम से लोगों से चर्चा करने के लिए 2014 का जो वर्ष है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लिए बहुत उपलब्धियों भरा वर्ष रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमारा गोल्डन जुबली ईयर था और इसलिए स्वर्ण जयंती वर्ष में वास्तव में बहुत सारी सौगातें ये वर्ष हमको दे गया है। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को फरवरी 2014 में नेक के द्वारा ए ग्रेड का दर्जा दिया गया और यह दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य का एकमात्र ये विश्वविद्यालय बना और आज भी वही स्थिति है, यानी कि पूरे प्रदेश में स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में यही एक विश्वविद्यालय है जिसको कि ए ग्रेड प्राप्त है। इसके पश्चात हमने स्वर्ण जयंती दीक्षांत समारोह का आयोजन किया और जिसमें कृपापूर्वक हमारे माननीय राष्ट्रपति जी पधारे मुख्य अतिथि के रूप में और इसको गरिमा प्रदान की माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी आदि की उपस्थिति में। और विद्यार्थियों को ये गौरव हासिल हो सका कि वो स्वर्ण पदक और अन्य पदक इन माननीय अतिथियों के हाथों उनको प्राप्त हो सका। तो एक ये बड़ी उपलब्धि थी विश्वविद्यालय के इतिहास में दीक्षांत समारोह के रूप में, जिसमें कि प्रथम बार माननीय राष्ट्रपति जी शामिल हुए। उसके पश्चात एक और बड़ी उपलब्धि हम कहना चाहेंगे जो कि इस वर्ष में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को मिली है, वो ये है कि राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन करने के लिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने इस विश्वविद्यालय को सेलेक्ट किया है। और फरवरी 2015 में 12 से 16 फरवरी के बीच में यह राष्ट्रीय युवा उत्सव यहाँ होगा, जिसमें कि चुनिंदा विश्वविद्यालयों की चुनिंदा विद्यार्थी जो विभिन्न हमारी साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं उनमें भाग लेंगे और यह न केवल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लिए बल्कि इंदौर शहर के लिए और पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। एक और बड़ी उपलब्धि इस वर्ष में हमें गोल्डन जुबली ईयर में हासिल हुई है, वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा हमारे विश्वविद्यालय को चिन्हित किया गया मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल के लिए और सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाने के लिए और इन दोनों के निर्माण के लिए वहाँ से इस मंत्रालय से 11.5 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में हमें मिलेगी। तो इससे एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बन सकेगा, जिसका लाभ न केवल विश्वविद्यालय बल्कि शहर के सभी खिलाड़ी युवा ले सकेंगे और एक अच्छा माहौल बन सकेगा। बिल्कुल ठीक बात है। सर, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि मॉडल यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए पहली बार मध्य प्रदेश में इंदौर विश्वविद्यालय यानी कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को चुना गया। किस तरह से आदर्श विश्वविद्यालय की नींव रखने के लिए या आदर्श विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल करने के लिए भी आपने पूरी योजना मूर्त रूप से उसे जो है साकार रूप देने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं और आने वाले साल में क्या लगता है कि एक और उपलब्धि, जिस तरह से ए ग्रेड यूनिवर्सिटी की एक पहचान हमें मिली है, वैसा ही आदर्श यूनिवर्सिटी का भी जो दर्जा है वो प्राप्त होगा, हासिल होगा? जी। दीक्षांत समारोह के दौरान विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैंने कुलपति के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन किया था और वो ये था कि ये ए ग्रेड अकेला विश्वविद्यालय है प्रदेश का और इसलिए इसको एक मॉडल यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित किया जाए, आदर्श विश्वविद्यालय के रूप में,
क्योंकि जो हम देख रहे हैं एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस का ज़माना है और आज जो भी शिक्षा में हो रहा है वो पूरा वैश्विक परिदृश्य हमें सामने रखना पड़ता है। इसलिए उत्कृष्ट शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए, अच्छे श्रेष्ठ अनुसंधान के लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालय आगे बढ़े और इसके लिए इस विश्वविद्यालय को आदर्श विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं इसके प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने तत्काल इस पर अपनी सहमति दी और हमसे अपेक्षा की कि विस्तृत प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाए। हाँ, हमने एक विस्तृत प्रस्ताव राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग को भेजा और उसके आधार पर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, माननीय राज्य शिक्षा मंत्री जी के समक्ष विश्वविद्यालय ने प्रेजेंटेशन भी एक दिया है जिसमें कि सभी वरिष्ठ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और कमिश्नर हायर एजुकेशन आदि भी उपस्थित थे। अब उसी के आधार पर आगे माननीय मंत्री जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करने के पश्चात राज्य शासन के द्वारा यह दर्जा देने पर सहमति दी जाएगी और मुझे लगता है कि आगे आने वाले वर्ष में 1915 में यह सौगात इस विश्वविद्यालय को मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात है सर। बहुत सारी यूँ तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन नेशनल यूथ फेस्टिवल का रिप्रेजेंटेशन मिलना, इसे आप कितना बड़ी एक अपॉर्चुनिटी, कितनी बड़ी एक संभावना मानते हैं? और खास तौर पर इंदौर, जिसे कि देवी अहिल्या नगरी के तौर पर भी पुकारा जाता है, इंदौर की सरजमी पर पूरे देश भर के विश्वविद्यालय के छात्रों का जब जमावड़ा लगेगा तो इस आयोजन को लेकर क्या प्रारूप तैयार किया है? लगातार जैसा कि खबरों में सुनने में आता है कि आपने अलग अलग कमिटीज का गठन भी कर दिया है, किस तरह से इन्होंने अपनी कार्यप्रणाली शुरू कर दी है और आपको क्या लगता है एक और नेशनल आइकॉन जो है जुड़ने वाला है इस इवेंट की सफलता के? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अवसर है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि पूरे, जैसे मैंने कहा कि देश भर से इसमें विद्यार्थी आएंगे, विभिन्न विश्वविद्यालयों का रिप्रेजेंटेशन होगा। हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी जोन से इसमें विश्वविद्यालय पार्टिसिपेट करेंगे और लगभग 1200 की तादाद में ऐसी संभावना है कि विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। उसके अतिरिक्त उनके टीम मैनेजर, शिक्षक आदि होंगे और इसलिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अपने आप को पूरे देश के सामने प्रस्तुत करने की। इसलिए व्यवस्थाओं को लेकर के हमने विभिन्न समितियां, करीब 1 दर्जन समितियां को गठन किया है। वे सभी व्यवस्थाएं देख रही हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे इसमें पूरे समारोह में उद्घाटन के अवसर पर और अन्य अवसरों पर जो हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में गणमान्य विद्वान और भारत सरकार का और राज्य सरकार के लोग शामिल हों इसमें, और इसके लिए हमने मानव संसाधन विकास मंत्री महोदया से भी निवेदन किया है। हमने नोबेल पीस प्राइज विनर श्री कैलाश सत्यार्थी जी से भी निवेदन किया है। हमने यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी निवेदन किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत गर्मामय माहौल में ये संपन्न होगा। इसके अतिरिक्त एक और मैं बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि जो कि भविष्य में जिसकी बहुत संभावनाएं प्रबल हैं, वो ये है कि इस वर्ष हमने ए ग्रेड मिलने के पश्चात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस का स्टेटस प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है और आगे आने वाले वर्ष में इसकी प्रबल संभावना है। और यदि यह स्टेटस हमको यूजीसी के द्वारा दिया जाता है तो इसमें 75 करोड़ रुपए का अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय को दिया जाता है, जिसमें से 50% राशि जो है वो विश्वविद्यालय के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए व्यय करनी होती है और शेष जो अनुदान है वो 2 मेजर थ्रस्ट एरिया में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए होती है, इनोवेशन के लिए होती है। तो मुझे लगता है कि एक आदर्श विश्वविद्यालय जो कि राज्य शासन के द्वारा दर्जा दिया जाना है, दूसरा यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस जो कि स्टेटस यूजीसी से प्राप्त होना है। ये 2 बड़ी सौगातें हमें आगे आने वाले वर्ष में 2015 में मिल सकती हैं। और यदि ऐसा होता है तो इससे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय एक उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बनकर के देश भर में उभरेगा, ऐसी प्रबल संभावना हमको है और आशा है। बिल्कुल ठीक बात है सर। इन्हीं आशाओं भरे वातावरण में अगर एक सवाल जो कि मेरे जहन में उपजता है और मुझे ऐसा लगता है कि दर्शक और खासतौर पर यूनिवर्सिटी से जुड़े शिक्षा जगत के जो तमाम जानकार लोग हैं, जो बड़े शिक्षाविद हैं, वो भी जानना चाहते होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बतौर आपने कुलपति, कुल के मुखिया होने के नाते बहुत सारे ऐसे काम किए। हरफन मौला एक आपकी छवि वहाँ पर जो है आज भी पहचानी जाती है, ग्रीनरी को लेकर जो आपका एक अलग से एक संवेदनशील रवैया है और खासतौर पर एनवायरमेंट को सहेजने
एनवायरनमेंट के संरक्षण के लिए जो आप लगातार एक सकारात्मक सोच डेवलप करते हैं और लोगों में भी विजन डेवलप करते हैं। इंदौर आने के बाद आपने कैसे BHU में जो बिताया पल था, जो बिताए दिन थे, उसको आगे बढ़ाने की यहाँ पर इस कारवा को जारी रखा, और कैसे आप इंदौर को भी एक ग्रीन रेवोल्यूशन से जोड़ने में कामयाब रहे, अपने आप को मानते हैं सर? मुझे लगता है कि अभी इंदौर में और भी कुछ करना शेष है। और जैसा आपने BHU की चर्चा की, BHU में भी कुछ पहल हमने की थी, जिसमें कि पूरे कैंपस को ग्रीन कैंपस बनाने के बारे में थी। हमने एक राष्ट्रपति भवन का इनिशिएटिव था, रोशनी इनिशिएटिव, उसको भी सबसे पहले लॉन्च करने वाला विश्वविद्यालय BHU हमारे समय पर बना था। और कुछ और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस वहाँ लागू की, जैसे साइकिल के प्रमोट करने की बात है, या पैदल चलने की कैंपस में बात है। उन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ लागू करने की कोशिश की और लोगों को एक मोटिवेशनल एनवायरनमेंट इसके लिए बनाने की कोशिश की। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अब आवश्यक भी हो गया है। अब आवश्यक भी हो गया है, जिस तरह का पूरा वैश्विक परिदृश्य हमारे सामने है, जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स जिस तरह से हमें समय समय पर दिखाई दे रहे हैं, वो हों, फ्लड्स है, ड्राउट है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, ये सब है। तो ये प्रकृति के साथ एक लंबी छेड़छाड़ जो मानव द्वारा की जाती रही है, उसी का एक दुष्परिणाम हमें दिखाई देता है। मौसम का जिस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, मिजाज बदल रहा है, और इतनी गर्मियों में जिस तरह से तापमान बढ़ते हैं, हम खुद जैसे इंदौर और भोपाल का उदाहरण लें, लोग बताते हैं कि 20 साल पहले यहाँ का बड़ा मॉडरेट क्लाइमेट रहता था और बड़ा अच्छा रहता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है गर्मियों में। सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है, जैसे कि देश के दूसरे भागों में पड़ती है। तो ये सब एक पूरा का पूरा जो हमारा डिफॉरेस्टेशन हुआ है और दूसरे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका न्यायोचित जिनका दोहन नहीं हुआ है, उसकी वजह से मुझे लगता है ये है। इसलिए विश्वविद्यालयों में और विभिन्न जो हमारे शिक्षा के केंद्र हैं, उन सब में आज ये आवश्यक हो गया है कि हम अपनी यंग माइंड्स को ट्रेन करें कि कैसे सस्टेनेबली हम रहें और एक सस्टेनेबल हैबिटेट हम कैंपसेस में क्रिएट करें और एक ग्रीन क्लीन कैंपस की परिकल्पना को, इको फ्रेंडली कैंपस की परिकल्पना को हम आगे लोगों के सामने, समाज के सामने रखें। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जहां मेरी पृष्ठभूमि स्वयं एक प्रोफेसर एनवायरमेंटल साइंस के रूप में रही है, मैंने कुछ पुस्तकें भी अपने साथ सहयोगी के साथ में लिखी हैं, गाइड टू ग्रीन सिटीजनशिप, जो कि हमने सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के साथ आगे लिखी थी। इसके अतिरिक्त एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एक टेक्स्ट बुक है ना, और इसी तरह से एक हरी राह जो है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी पृष्ठभूमि में हैं और वही मुझे बार बार मुझे सजग करती रहती है कि मुझे अवसर मिला है कुलपति के रूप में, तो इस संस्था को एक लोगों के सामने एक पर्यावरण की दृष्टि से एक आदर्श संस्था के रूप में प्रस्तुत करें। और इसलिए हमने यहाँ पे ग्रीन कैलेंडर भी बनाया, ग्रीन यूनिवर्सिटी पॉलिसी भी हमने फॉर्मुलेट की, जिसको कि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा अनवील किया गया था। उन्होंने इसको बड़ा सराहा था। उसी के अनुरूप हम आगे की गतिविधियां कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट हम क्रिएट भविष्य में कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। ये आप ही की विधा से जुड़ा एक सवाल है। ग्लोबल वार्मिंग की जो एक समस्या है, एक विश्वव्यापी समस्या के तौर पर उभर रही है। आपके जो पुराने प्रकाशन रहे हैं, चाहे हम उनका जो है रेफरेंस लें, तो अभी भी आपको लगता है कि जागरूकता का अभाव है समाज में? और खासतौर पर अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में आपने किस तरह से अनुभव किया है कि अब लोग भी पर्यावरण के प्रति एक संवेदनशील रवैया अपनाने की तरफ क्या कदम बढ़ाते आपको नजर आ रहे हैं? किस तरह से आपने मुझे लगता है कि इंदौर की स्थिति बेहतर है। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, चाहे वो हमारे वाटर रिसोर्सेज हो, खान नदी की सफाई को लेकर के मुहिम की बात हो, जिसमें कि समाज के विभिन्न तबके जुड़ते हैं, मीडिया भी उसमें आप लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा प्रशासन भी बड़ा सक्रिय है इस दिशा में और इंदौर के एनवायरनमेंट को और अच्छा बनाने के लिए लोग सजग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि केवल अवेयरनेस से ही काम नहीं चलेगा, हमको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और एक एक्शन ओरिएंटेड एक सिटीजन के रूप में हमें आगे आना पड़ेगा और उसमें सहभागिता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और इसलिए मेरी तो सभी से गुजारिश से अपील है कि अपने अपने स्तर पर, चाहे व्यक्ति के रूप में, चाहे घर परिवार के रूप में, चाहे समाज के रूप में, कम्युनिटी के रूप में, चाहे संस्था के रूप में या शासन प्रशासक के रूप में, हम जहाँ जहाँ भी हैं अपने स्तर पर जो भूमिका में हैं
अपना योगदान इस दिशा में दें। और जब सब हम ऐसा करेंगे तो हम निश्चित रूप से एक अच्छा पर्यावरण दे पाएंगे। और जब स्थानीय पर्यावरण अच्छा होता है तो उसका एक पूरा जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है पूरे प्रदेश के पर्यावरण पर, पूरे देश के पर्यावरण पर पड़ता है और पूरे ग्लोब पर पड़ता है। और इसलिए जो आज हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, इसमें एक एक व्यक्ति बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, चाहे वो एनर्जी की यूज को लेकर के हो, वाटर कंजर्वेशन को लेकर के हो, चाहे वो हमारे जो मोटर व्हीकल्स हैं उनके कम उपयोग को लेकर के हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें कि एक एक व्यक्ति बहुत योगदान दे सकता है और संस्थाएं बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं, जिससे कि टोटल जो क्लाइमेट चेंज की और ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है उसमें आसाती कमी आ सकती है भविष्य में, ऐसा मैं सोचता हूँ। बिल्कुल सर, मुझे याद आता है कि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में कुछ अरसे पहले जो है स्थायित्व की कमी थी, लेकिन आपने जब से जिम्मेदारी संभाली एक स्थायित्व का वातावरण भी निर्मित हुआ। चाहे हम प्रोफेसर्स और शिक्षा जगत के तमाम बड़े नुमाइंदों की बात करें, उनके बीच में सामंजस्य बैठाना, तालमेल का जो अभाव था उसे दूर करना, ये कौन सा सर सक्सेस मंत्रा था आपके पास जो आपने आते यहाँ पर लागू किया? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, मैं एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा, मेरा बड़ा निर्मल मन है ना, और ये माना जाता है कि भाई जिसके अंदर छल कपट नहीं है उसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इसलिए मैं सभी को प्रति जो है एक सबको साथ लेकर इनकी मेरी प्रवृत्ति है। और एक नई कल्चर हमने विश्वविद्यालय में शुरू से डेवलप करने की कोशिश की, और हमने एक मंत्र भी दिया, अपनापन और कर्तव्य पालन की संस्कृति। अपनापन हो, हम सबको अपना समझें और हम इस संस्था को अपना समझें, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इसके साथ रखें। जहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं वो हमारी संस्था है, इस संस्था को आगे बढ़ाना हमारा उद्देश्य है, और इसके जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सेवा करना हमारे अंदर होनी चाहिए, इसलिए कर्तव्य पालन का भाव रहे। और दूसरा ये है कि सभी हमारी डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन टेकिंग में पूरी की पूरी जो मैनेजमेंट है, विश्वविद्यालय का प्रबंधन है, उसमें पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट हो, सबकी सहभागिता हो। और इसके लिए विभिन्न हमने कोशिशें भी की। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने एक अपने विश्वविद्यालय की अलग से वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स पॉलिसी भी बनाई, जिसमें कि वाइस चांसलर एक रोल मॉडल के रूप में संस्था के सामने अपने को प्रस्तुत करें, उसके साथ साथ जो है टीचर्स जो है स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल हों, और सब एक दूसरे के पास में कंसर्न फॉर अदर्स का भाव भी रखें, और रेस्पेक्टिंग ईच अदर्स व्यू पॉइंट, ईच अदर्स ट्रेडिशन, ईच अदर्स लैंग्वेज, ईच अदर्स फेथ। और इसलिए एक अपनापन और कर्तव्य पालन की संस्कृति, मुझे लगता है कि इसमें हमें सफलता मिली है, और लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करने लगे हैं और मानने लगे हैं कि भाई ये संस्था मेरी है। और ये मान लीजिए इसको ए ग्रेड मिला है तो टीम वर्क से मिला है, कोऑपरेशन से मिला है, आगे संस्था बढ़ेगी, अच्छा रिसर्च कल्चर यहाँ होगा। आगे चल करके हमारा लक्ष्य है कि आगे आने वाले वर्ष में ये विश्वविद्यालय देश के जो हमारे सर्वेज होते हैं, चाहे वो इंडियन टुडे नील्सन सर्वे हो या दूसरे हो, जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें स्थान इसका हासिल हो, और भविष्य में चल के जो एशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं या वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज में उसकी तरफ ये आगे बढ़े धीरे धीरे करके। इसके लिए एक पूरा खाका हम लोग तैयार कर रहे हैं, और उस पर फिर आगे चलते हैं, चाहे वो एक प्रोमोटिंग कल्चर ऑफ रिसर्च है, चाहे वो वैल्यू प्रमोशन की बात है, चाहे वो एनवायरमेंटल कंसर्न्स को आगे बढ़ाने की बात है, और चाहे वो स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम जो हैं हमारे उसकी बात है, चाहे वो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स की बात है, चाहे वो ग्लोबल ओरिएंटेशन की बात है। क्योंकि अभी मैं महसूस करता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में विशेषकर हमारे फॉरेन स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, या आते हैं तो बहुत कम संख्या है, उनकी नगण्य है। और इसलिए हमने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन सेल क्रिएट किया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे विश्व के कुछ विश्वविद्यालयों के साथ में हमारे MOU साइन हो। हमने गोल्डन जुबली ईयर के दौरान कुछ विदेश के विद्वानों को भी बुला करके यहाँ व्याख्यान आयोजित किए हैं। कुछ MOU भी पाइपलाइन में हैं। हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि हमारे फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पर आएँ, और जो यूनेस्को का इंटरनेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को है उसके सहयोग से, और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के माध्यम से हम आशा करते हैं कि भविष्य में यहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स आएंगे। और इसलिए आदर्श विश्वविद्यालय में हमने अलग से एक इंटरनेशनल सेंटर
प्रस्तावित किया है और इंटरनेशनल हॉस्टल्स भी उसमें प्रस्तावित किए हैं, जिससे कि ये सही मायने में एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी भविष्य में बन सके। बिल्कुल ठीक बात है। सर, ये प्रतियोगी दौर है और चौथे स्तंभ की भूमिका को आपने किस तरह महसूस किया है? क्योंकि लगातार देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से जुड़ी तमाम अव्यवस्थाओं को उजागर करने में चौथा स्तंभ का जो प्रहरी है वो जितना सतर्क रहा, तो उतना ही उन्होंने आपके सकारात्मक योजनाओं की सराहना में भी अपनी सतर्कता दिखाई। आप चौथे स्तंभ की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्योंकि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी को लगातार चौथा स्तंभ जो है एक ऑब्जर्वेशन में रखता है। ऐसे में क्या महसूस किया, किस तरह से अनुभव रहे और खासतौर पर बीता साल कैसे अनुभव देकर गया? मेरा तो बहुत ही मीडिया के साथ बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है और मैं आपके माध्यम से पूरे मीडिया को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत धन्यवाद देता हूँ, विश्वविद्यालय की ओर से साधुवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो पॉजिटिव पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट बना है विश्वविद्यालय के बारे में, समाज की जो सकारात्मक सोच बनी है और जो सहयोगी वातावरण बना है सभी स्टेक होल्डर्स का, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाँ, ये आवश्यक है कि जब जब जो भी कमियां हैं, हमारे प्रबंधन की कमियां हो या किसी स्तर पर हो, उसको उजागर करना भी मीडिया का उद्देश्य है और उसे मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ और मानता हूँ कि उसके माध्यम से हम जो कमियां हैं उनको दूर करने का हमें एक मौका मिलता है। लेकिन जहाँ जहाँ अच्छा कुछ विश्वविद्यालय ने कार्य किया है तो वो भी मीडिया ने सराहा है, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसा ही सहयोग मुझे भविष्य में मिलेगा और इस विश्वविद्यालय को हम मीडिया की अपेक्षाओं के अनुरूप, समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप, इस शहर की अपेक्षाओं के अनुरूप और प्रदेश की अपेक्षाओं के अनुरूप भविष्य में उत्कृष्ट स्थान पर ले जा सकेंगे। सर, हाल ही में संपन्न हुई बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रिसर्च ओरिएंटेड कल्चर डेवलप करना, रिसर्च को लेकर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने पर भी बहुत सारे विद्वानों ने अपना फोकस दिया। आपका भी स्टेटमेंट सर स्टूडेंट्स ने सुना, शिक्षा जगत ने सुना। क्या लगता है देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी कैसे अब आने वाले दिनों में रिसर्च ओरिएंटेड के स्टूडेंट्स पैदा करना, स्टूडेंट्स को उस तरफ मोटिवेट करने के लिए अपनी दिशा में कदम बढ़ाने वाले? जी मुझे लगता है, देखिए, एक यूनिवर्सिटी जो जानी जाती है वो टीचिंग लर्निंग के अलावा रिसर्च कंट्रीब्यूशन के माध्यम से जानी जाती है पूरे विश्व में। कि जो फैकल्टी के या रिसर्चर्स के प्रेजेंटेशंस होते हैं डिफरेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, उनके जो रिसर्च पब्लिकेशंस होते हैं वो पब्लिकेशंस भी इंटरनेशनल जर्नल्स में, पीयर रिव्यूड जर्नल्स में, जिनके इम्पैक्ट फैक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे जर्नल्स में जब पेपर छपते हैं उसके माध्यम से लोग अपने विश्वविद्यालय को जानते हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में हमारी ये पूरी कोशिश है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एक रिसर्च का कल्चर डेवलप हो और इसके लिए हमने एक अलग से रिसर्च पॉलिसी भी बनाई है, उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमने जो हमारी यंग फैकल्टी है उसके लिए एक सीड मनी भी 1 लाख प्रति फैकल्टी के हिसाब से देना भी प्रारंभ किया है। बहुत सी फेलोशिप्स हैं, उसके लिए भी हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 4 विभागों को स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सेलेक्ट किया है, जिसमें कि हमारा स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज को सेंटर फॉर एडवांस स्टडी के रूप में और उसके अलावा स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, इन 4 डिपार्टमेंट्स को जो है इस सेप के अंतर्गत सेलेक्ट किया गया है। इसके अंतर्गत अलावा भी हमको कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिले हैं, डीबीटी का और डीएसटी यूजीसी के प्रोजेक्ट्स हैं। अभी 4 विभागों को हमने और मोटिवेट करके उनके प्रस्ताव यूजीसी को भेजे हैं सेप के अंतर्गत शामिल करने के लिए, जिसमें कि हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है, हमारा स्कूल ऑफ फिजिक्स है, स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज है और स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। और यदि इन चारों डिपार्टमेंट्स को भी सेप में शामिल होते हैं ये डिपार्टमेंट्स, तो मुझे ये बताते हुए खुशी होगी कि शायद देश में ये दूसरा विश्वविद्यालय होगा जिसके इतने विभाग सेप के अंतर्गत सेलेक्ट हुए होंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में मुझे बताया गया है कि बीएचयू में करीब 14 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सेप के अंतर्गत हैं। तो एक रिसर्च कल्चर प्रमोट करना बहुत आवश्यक है, वो हम कोशिश कर रहे हैं। हमने एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेल भी क्रिएट किया है विश्वविद्यालय में, उसके माध्यम से हम हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनको चाहेंगे कि वो जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसकी पेटेंटिंग भी कराएं, क्योंकि ये भी अब बहुत आवश्यक हो गया है और विश्वविद्यालय अच्छी रिसर्च के माध्यम से और पेटेंट्स के माध्यम से जानी जाती हैं। मैं यहाँ उल्लेखित कर दूं कि विश्व की जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं उस पर हमने एक पूरा उसका एनालिसिस किया है कि कौन से विश्वविद्यालय हैं जो कि वर्ल्ड क्लास रैंकिंग्स में आते हैं और लगातार आते हैं। उसके पीछे उनकी क्या स्ट्रेंथ्स है, उनकी बजट्स की क्या स्थिति है। तो हमने पाया कि विश्व की जो
5 यदि टॉप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ के 5 साल का लें तो उसमें पिछले 3-4 साल में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, कैलटेक, और वो पिछले 4 वर्ष से नंबर 1 पे आ रहा है। जी। उससे पहले 2010 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे थी, पिछले वर्षों में नंबर 2 पे है। उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद ये 3 यूनिवर्सिटी यूएसए की हैं और 2 यूनिवर्सिटीज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके की हैं। और यही 5 विश्वविद्यालय मैं देख रहा हूँ कि आपस में इनका नंबर चेंज होता रहता है। जब हमने स्टडी किया कि इन विश्वविद्यालयों में इन्वेस्टमेंट कितना है, तो हमने देखा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करीब 25,000 करोड़ का पर एनम उनका इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह से कैलटेक्स में 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो ये इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज इसमें से प्राइवेट फंडेड यूनिवर्सिटी हैं, कुछ पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी हैं, बट इन्वेस्टमेंट इज देयर। दूसरी जो कॉमन चीज़ हमने देखी कि ह्यूज कैंपस है और मल्टी फैकल्टी है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज वहाँ पे हैं, नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स काफ़ी हैं। उसके अतिरिक्त जो है वहाँ पे बहुत सारे नोबल लॉरियट्स वहाँ किसी न किसी रूप में एसोसिएटेड हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ के रिसर्चर्स ने और फैकल्टी ने पेटेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। हाँ, जैसे ये आईवी लीग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका हमने कुछ स्टडी किया, वहाँ देखा कि एक विश्वविद्यालय में 200 से 500 पेटेंट्स जो है वहाँ फैकल्टी ने कराए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे विश्वविद्यालयों को, न केवल देवी अहिल्या विश्वविद्यालयों को, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों को भी इसमें सक्रिय होना पड़ेगा कि हम अपनी रिसर्चेज जहाँ अच्छी पब्लिकेशंस करें, उसके साथ साथ हम पेटेंटिंग भी कराएं, फोकस किया जाए। सर, जाते जाते दर्शक जानना चाहते हैं कि किस तरह से सम्मानीय कुलपति साहब के 24 घंटे बीतते हैं, क्योंकि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में लगातार आपकी कार्यप्रणाली और लगातार आपकी सक्रियता देखने को मिलती है। कभी छात्रों के बीच आप जो है उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए मौजूद रहते हैं, तो कभी प्रोफेसर्स के साथ बैठकों में संलग्न रहते हैं, तो कभी नीतिगत कार्यों के तहत जो है व्यस्तता रहती है। तो ऐसे में 24 घंटा किस तरह से बीतता है सम्मानीय कुलपति डॉक्टर डीपी सिंह साहब का? जी, देखिए, मैं बहुत ही संयम और अनुशासित जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं सेल्फ डिसिप्लिन में विश्वास रखता हूँ। मैं, आपने ये प्रश्न पूछा है तो बताना चाहूँगा कि मेरा दिन जो है मॉर्निंग वॉक से शुरू होता है। मैं फिर काफ़ी अपना 2 घंटे सुबह के मैं अपना सेल्फ डेवलपमेंट कहता हूँ उसको, प्रोग्राम उस पर मैं देता हूँ, जिसमें मॉर्निंग वॉक से लेकर के मेरा योग, ध्यान, प्राणायाम और उसके साथ साथ हमारा पूजा पाठ, ये भी उसमें शामिल है। ये मैं सब करता हूँ। वो मेरी एक इनर स्ट्रेंथ है जो कि मुझे काम, क्वाइट और डिसीजन मेकिंग में बहुत सहजता प्रदान करती है। मैं बेसिकली स्पिरिचुअली ओरिएंटेड व्यक्ति हूँ, और गुरु में मेरा विश्वास है, मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, और उनसे मैं ऊर्जा ग्रहण करता हूँ, परम पूज्य रावतपुरा सरकार जी। और कार्य के लिए मैं पूरा कार्य जो है निष्पक्ष भाव से कोशिश करता हूँ, और जब भी कोई समस्या का समाधान करना होता है मुझे, तो जो समस्या लेकर के आया है मेरे सामने, तो मैं टेबल के उस तरफ भी अपने आप को रख के सोचता हूँ और वो समाधान में खोजने की कोशिश करता हूँ। सबको साथ लेकर के चलने की मेरी प्रवृत्ति है। अपना कर्तव्यपन और कर्तव्य पालन में अपने से शुरू करता हूँ, और टीम वर्क और कोऑपरेशन में मैं विश्वास करता हूँ, और इसी भाव से मैं काम करने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आज का काम मैं कल पे न छोड़ूँ, और जो भी मैंने लक्ष्य निर्धारित किए हैं अपने संस्था के लिए, अपने लिए, उनको पूरा करने की मैं कोशिश करूं। सभी के सहयोग से ही यह संभव होता है, और ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, उसी के माध्यम से मैं ये सब चीज़ें कर पाता हूँ। चलिए सर, जाते जाते अंतिम में आखिरी सवाल है, यह सवाल कहें आपका संकल्प जानने की बारी है कि 2014 जो है ये साल बीतने को है, हम नए साल की बेला में जो है चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में नया साल कौन से नए संकल्प, नई ऊर्जा लेकर के आ रहा है, और साल 2015 में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी और सम्मानीय कुलपति जी कौन कौन से नए संकल्पों के साथ आगे जो है अपने कदम बढ़ाने वाले हैं भविष्य की योजनाओं के साथ? 2015, जैसे मैंने कहा कि अभी 2014 में हमारे 2 प्रस्ताव हैं, बड़े प्रस्ताव हैं, और इससे पूरे हमारे विश्वविद्यालय की दशा और दिशा बदल जाएगी। एक तो है हमारे आदर्श विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा मिलना राज्य शासन के द्वारा, और दूसरा है हमारा यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस का दर्जा यूजीसी के द्वारा दिया जाना। और हम इसके प्रति बहुत आशान्वित हैं, और आशा करते हैं कि दोनों ही दर्जा हमको विश्वविद्यालय को मिलेंगे। और इसके साथ ही हमारी ये कोशिश होगी कि नए वर्ष में हमारे कर्मचारी, हमारे शिक्षक, हमारे विद्यार्थी, हमारे अधिकारी,
उनसे जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो प्रमोशन से संबंधित हों, चाहे वो नियमितीकरण से संबंधित हों, चाहे नियुक्तियों से संबंधित हों, ये सब पूरे हों और एक अच्छा टीचिंग लर्निंग, कंडूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट और ग्रीन एंड क्लीन कैंपस हम 2015 में और अधिक बेहतर बना सकें और इसमें सभी का सहयोग मिले, ऐसा मैं आशा करता हूं और यही संकल्प मैं 2015 के लिए लेना चाहूँगा। हमारे विश्वविद्यालय की हर दृष्टि से शुभ हो, इसके विश्वविद्यालय के परिवार के लिए, इंदौर शहर के लिए ये 2015 शुभ हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सिटी न्यूज़ के स्टूडियो में हाजिर हुए और आपने जनता से रूबरू होकर, दर्शकों से रूबरू होकर बहुत सारे पहलुओं पर अपनी विस्तृत जो है चर्चा रखी। उम्मीद है कि DAVV टॉक के जरिए जो बहुत सारी बातें यहाँ पर हमें जानने समझने को मिली, उनमें इतना ज़रूर है कि संयम, सुदृढ़ता, सक्रियता और सादगी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं संभावनाएं भी और सकारात्मकता के साथ इन तमाम संभावनाओं को उपलब्धियों में तब्दील करने का जो एक मादा है वो सम्मानीय कुलपति डॉक्टर DP सिंह साहब में है। उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी न केवल मध्य भारत बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में एक अलग पहचान कायम करेगा और रिसर्च ओरिएंटेड वातावरण को निर्मित करने की दिशा में जो लगातार यूनिवर्सिटी अपने कदम बढ़ा रही है, बात चाहे ग्रीन पॉलिसी की कर लें या ग्रीन और क्लीन यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट की कर लें, हर मामले में यूनिवर्सिटी एक सकारात्मकता के साथ जो है अपने कदम बढ़ा रही है। नए साल में भी उम्मीद है कि इसी रफ्तार को आगे जो है गति मिलने वाली है। फिलहाल सिटी न्यूज़ की इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।